खातिन हज़रात, आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले पंजाब में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने अब उस ऑर्डिनेंस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस 2025, इस पे अमल दरामद मअतल कर दिया गया है और इस मामले पर फुल बेंच बनाने की सिफारिश भी कर दी है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में बेंच ने कानून पर संगीन आईनी एतराज़ात उठाए और रिमार्क्स दिए कि अगर ये ऑर्डिनेंस नाफिज रहा तो किसी भी शहरी की जायदाद चंद मिनटों में छिन सकती है, हत्ता के जाती उमरा जैसे बासर मकामात को भी महफूज नहीं रहने दिया जाएगा। ये ऑर्डिनेंस दरअसल गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ फौरी इंसाफ फराहमी के लिए लाया गया था और ये दावा किया गया था कि विद इन 90 डेज ये मामला हल हो जाएंगे। इसके तहत डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में जो कायम कमेटियां थी 90 दिन में कब्जे के तनाज़ात का फैसला कर सकती हैं। अब एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि इस कानून से आम शहरी को लंबे अदालती चक्करों से निजात मिलेगी और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज तर मुमकिन हो सकेगी। दूसरी तरफ अदालत के मुताबिक ये कानून सिविल अदालतों के दायरे इख्तियार को ख़त्म करता है, अब शहरियों के बुनियादी हुकूक और अदालती बालादस्ती को मजरूह करता है और रेवेन्यू अफसरान को ऐसे इख्तियारात देता है जो आइन से मुतसादम है। इस सारे मामले में चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी उठाया कि अगर कोई मुकदमा सिविल कोर्ट में जेर समाअत हो तो इंतजामी अफसर कैसे कब्जा दिलवा सकता है, और अगर किसी के खिलाफ जाली दस्तावेजात पर शिकायत हो जाए तो अपील का मौसर हक कहाँ जाएगा। अदालत की जानिब से फुल कोर्ट बेंच बनाने की सिफारिश इस बात का इशारा है कि मामला महज एक कानूनी नहीं बल्कि अदालती बालादस्ती, शहरी हुकूक और रियासती इख्तियारात के तवाज़ुन से भी जुड़ा हुआ है। लोग ये सोच रहे थे कि अब फैसले होंगे जल्द, लेकिन अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है कि अगर जल्द फैसले हों तो फिर जो दूसरे इसमें सफ़र करेंगे उनको कौन देखेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो अदालत ने कहा है कि अदालती मामला आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ कैसे डाल सकते हैं। माहिर कानून बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो वकास, शुरुआत तो इस कानून की ऐसे हुई थी कि जी बहुत अच्छा ये कानून होगा, 90 दिन में अगर किसी की प्रॉपर्टी छुड़वाई जा रही है, कब्जा छुड़वाया जा रहा है तो इट्स गुड। लेकिन इसका दूसरा साइड जो कल डिस्कस हुआ है खासतौर पे लाहौर हाई कोर्ट में, सबसे पहले तो योर इनिशियल रिएक्शन कैसे देखते हैं उसका आप? एक चीज़ ये सामने आ रही है कि ये अदालत से मामला लेके और ब्यूरोक्रेसी में दिया जा रहा है। देखें फैसल भाई, इंटरिम ऑर्डर इशू किया गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस कानून के हवाले से। अच्छा, इस कानून के अंदर जो ये कहा गया है कि इसके अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है, लीगल कंस्ट्रेंट नहीं है, इम्पेडिमेंट्स नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर मौजूद है। अगर कोई भी फैसला जो डीआरसी करता है इन दी प्रेजेंस इन दी सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर, तो डिप्टी कमिश्नर जो भी फैसला सादर करेंगी उसकी कंफर्मेशन करेगी या उसको रिजेक्ट कौन करेगा? स्पेशल ट्रिब्यूनल। वो स्पेशल ट्रिब्यूनल किन लोगों पे मुश्तमिल होगा? हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल होगा या सेशन जज जैसे रैंक ऑफिसर्स पे मुश्तमिल होगा जो कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करके या लॉफुल माइंड अप्लाई करके इन तमाम चीज़ों का फैसला सादर करेंगे। लिहाजा ये कह देना कि डिप्टी कमिश्नर के ऊपर या डीआरसी के ऊपर कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि जहां पर अगर एक शख्स ये समझता है कि इस फैसले के अगेंस्ट वो अग्रीव्ड है और उसके पास रेमेडी नहीं है, उसके पास रेमेडी है इसी कानून के अंदर दी गई है। जो स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है इस कानून के तहत रखा गया है जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 90 दिन का टाइम था। सेक्शन 7 के तहत एक बेवा, एक गरीब, एक किसान जो है वो डीआरसी के सामने पेश होके विदाउट हायरिंग एन एडवोकेट और टेकिंग दी सर्विस ऑफ एडवोकेट वो एक एप्लीकेशन देता था। और एप्लीकेशन के साथ लगाना क्या है आपने, चाहे वो जाती उमरा हो, चाहे वो बनी गाला हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, आपने टाइटल ऑफ ओनरशिप अटैच करना है, रजिस्ट्री अटैच करनी है, म्यूटेशन उसके साथ अटैच करना है, आपने मलकियती सबूत अटैच करना है उस एप्लीकेशन के साथ। डीआरसी जिसकी सरबराही डीसी करती है, जिसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मौजूद है, एडीसीआर है, एसी है, कंसर्न डीएसपी है और कंसर्न पुलिस स्टेशन है, ये सब लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि ये जो मलकीती सबूत है, ये टाइटल ऑफ ओनरशिप अटैच किया गया है, क्या ये असली है? अगर असली है तो इस शख्स को जो है दखल दिलवाया जाए, इसका जो गैर कानूनी कब्जा है इसको निजात दिलवाई जाए। अच्छा, नंबर 1। अगर नंबर 2 ये है कि वो जो एप्लीकेशन है वो बोगस है, वो फटिशियस है, फ्रीवलेस है, तो उस झूठी एप्लीकेशन देने वाले की अगेंस्ट भी 10 साल की सजा रखी गई। नंबर 3 इसके अंदर ये रखा गया कि अब ये तमाम प्रोसेस हो गया, या दखल दिलवाया गया या दखल नहीं दिलवाया गया, अगर कोई भी शख्स ये समझता है कि वो ग्रीव्ड है तो वो स्पेशल ट्रिब्यूनल जहां पे जजेस बैठे हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस या सेशन कोर्ट रैंक जजेस बैठे हैं,
वो फैसला करेंगे कि क्या ये डीआरसी ने दुरुस्त फैसला किया या नहीं किया। मेरे मुताबिक बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूं, अभी इंटरम ऑर्डर इशू किया गया है, इसमें बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस है। क्या लीगल कॉम्प्लिकेशन है? आफ्टर पासिंग ऑफ 26th एंड 27th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हाई कोर्ट पे ये फैसला करेंगे कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में इंटरप्रिटेशन रिक्वायर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, इनके एम्बिट से ये चीजें निकल चुकी हैं आफ्टर अच्छा। पासिंग ऑफ 26th एंड 27th अमेंडमेंट। सिंध के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन चुके हैं। पंजाब के अंदर 27 अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 202 के नीचे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने थे वो अभी तक नहीं बने। लिहाजा मेरे ख्याल में नेक्स्ट तारीख में जब ये इंटरिम ऑर्डर इशू करने के बाद जो नेक्स्ट जजमेंट्स है उसके ऊपर शायद अच्छा, जो अब चीफ जस्टिस वकास, साहबा की तरफ से। वकास, मुझे एक चीज़ ज़रा सादा ज़बान में जी समझाइएगा आम जी लोगों के लिए जी कि जो असल उज़ुर ये उठाया गया, असल जो नुक्स इसमें ये उठाया गया है वो ये कि ये प्रॉपर लीगल मामला है, तो इस लीगल मामले को अदालत में रहना चाहिए, ना कि ये रेवेन्यू अफसरान, इन शॉर्ट पटवारी सिस्टम के पास ये जाना चाहिए। और अगर तो आप कह रहे हैं कि अगर अग्रीव पार्टी नहीं अग्री होती उस पर, तो फिर वो जाए रेमेडी के लिए उन बेंचेस के पास, तो मामला तो फिर वहीं नहीं आके रुक गया वकास के? अगर तो अदालतों में भी मामला लंबा खिंच रहा है, इसीलिए लाया गया था ना ये। तो अगर 90 दिन में एक फैसला हो गया, मैं फिर चला गया बेंचेस के पास, क्या उन बेंचेस को भी कोई वो टाइम बार्ड थे, वो उनको कोई जी टाइम जी दिया गया था बेंचेस कि? के पास भी देखिए अच्छा। फैसल भाई, सबसे पहले जो इनिशियल टाइम डीआरसी को दिया गया डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी को वो 90 दिन का है। दूसरा टाइम जो अपील के अंदर दिया गया वो भी 90 दिन का है। मीनिंग ओके। देयर बाय कि आप 6 साल के अंदर नहीं या 16 साल के अंदर नहीं, दादा का इंसाफ पोते को नहीं, बल्कि 6 महीने के अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो इनिशियल 90 दिन का प्रोसेस है, चाहे वो 6 दिन के अंदर हो या 6 मिनट के अंदर हो। देखिए आपने असर्टेन क्या करना है, एक शख्स की रजिस्ट्री, उसका टाइटल ऑफ ओनरशिप, और वो रजिस्ट्री कौन करता है? वो रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्रार करता है। और रजिस्ट्रार कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर को ये अथॉरिटी दी जाती है जब उसकी अपॉइंटमेंट एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्ट्रार के तौर पे की जाती है। रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये अथॉरिटी दी जाती है, वही रजिस्ट्री करते हैं, वही इंतकाल वगैरह के प्रोसेस को जो है वो सर्टेन करते हैं। लेकिन वो फैसला कर लिहाजा लें, अगर वो उनके फैसला। सामने एक रजिस्ट्री रखी जाती है, उनके हाँ। सामने फैसले एक रजिस्ट्री रखी जाती है और वो देखते हैं कि ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल ऑनर है। लिहाजा इस बेस के अंदर 90 दिन के अंदर, क्या हम 9 दिन के अंदर ये फैसला करते हैं, इसे दखल दिलवाते हैं, इसका कब्जा दिलवाते हैं। ये गरीब आदमी अदालतों के धक्के खाएगा, वकीलों को फीस देगा, क्लर्क्स को फीस देगा। अदालतों में जजमेंट्स है, हमारा एक लीथल प्रोसेस है जिसके अंदर जो है 150 सालों से उसी तरह सीपीसी का चलता आ रहा है, सिविल प्रोसीजरल कोड। हमने 12 आवाज उठाई कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स की जाए, इसके अंदर स्पीडी फास्ट एक्सपीडिशियस जस्टिस, जिसकी आईन पाकिस्तान आर्टिकल 38D के अंदर जो है इंश्योर करता है, उसकी इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अगर इस तरह के कवानीन आते हैं, हम हमेशा बैठ के हुकूमत को ना क्रिटिक्स की एनक से देखते हैं, लेकिन मैं इस तरह के कवानीन को स्पेशली अप्रिशिएट करूंगा फ्रॉम लीगल क्वार्टर्स, ताकि एक आम आदमी इससे कनेक्टेड है, जिसके 2 मरले के घर पे कब्जा कर लिया गया, 5 मरले के घर पे कब्जा कर लिया गया, उसका कोई ओके, तो नहीं। इसमें अब अच्छा, अब हम एक ज़रा नतीजे पे आते हैं, यानी कि स्पीडी ट्रायल कौन नहीं चाहेगा, फौरी इंसाफ, तेज़ तर इंसाफ कौन नहीं चाहेगा, ब्यूरोक्रेसी भी चाहेगी, आम आदमी भी चाहेगा, अदालत भी चाहेगी, क्योंकि अदालत तो खुद कई मरतबा कह चुकी है भाई इतना बैकलॉग है हमारे पास, सो लेट्स क्लियर इट आउट। नाउ द प्रॉब्लम इज, जो इशू आ रहा है वो आ रहा है पार पे। अदालत ये कहती है कि भाई ये मामला सेटल कराना हमारा काम है। पंजाब हुकूमत ने ये सेटल कराने वाली फैसला साजी की पार दे दी है किसी और को। क्या समझते हैं आप कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि बजाय डीएससीज और इनको करने के, ऑल्दो के ऑन द कॉन्ट्ररी ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डीएससीज को करने के कोई इस तरह का ब्रिज बनाया जाता बिटवीन अदलिया एंड वहाँ पे फिर स्पीडी ट्रायल्स के मामला किए जाते? क्या ये हो सकता था? जी, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन रिपीटेड अटेम्प्ट्स की गई पंजाब भर ओके। के अंदर इस तरह के कवानीन को अपडेट करने के लिए, एडिफाई करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रही। और उसमें हमने देखा कि वो कोर्ट का प्रोसेस, सबसे पहले समन जारी करना, फिर दूसरे फरीक का ना आना, फिर अखबार इश्तिहार करना, फिर ना आना, एक्स पार्टी डिक्री करना, फिर उसका आ जाना, आके जवाब देना, 12(2) की एप्लीकेशन देना, एक लंबा प्रोसेस है फैसल भाई, उसमें सालों साल लग सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस था, इसकी असर्टेनिटी, इसकी डिटर्मिनेशन फाइनली किस अथॉरिटी ने करनी थी,
वो लीगल माइंड अप्लाई करने वाले लोगों ने ही करनी थी, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज स्पेशल ट्रिब्यूनल में बैठेंगे या सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज जैसे रैंक ऑफिसर उसमें बैठ के जुडिशियल माइंड अप्लाई करके फैसला करेंगे। तो आई थिंक इंटरिम ऑर्डर इशू किया गया है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई अबासत नहीं है, एक अच्छा ऑर्डर है। इस लॉ जब भी आता है उसमें जो भी तगय्युरात तब्दीलियां रिक्वायर हो उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम करनी चाहिए। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, हमारा जो पीपीसी है वो पौने 200 साल पुराना है, उसमें आज भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं। 2025 के अंदर भी अमेंडमेंट्स हुई, एक कानून आज आया उसके अंदर अगर अमेंडमेंट्स रिक्वायर है तो उसको बिल्कुल दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन मेरे मुताबिक ये अच्छा इकदाम था, हर सुनने वाला ये चीज फील करेगा बिल्कुल कि ठीक है। अगर जस्ट वन लास्ट थिंग वकास, इससे एक तासुर ये शायद जा रहा है कि फिर अगर ये निज़ाम ऐसे हो जाता है, द DSCs एंड द पटवारीज एंड द रैनी अफसरान जो भी इनको नाम ले, यहाँ पे कोई रिश्वतखोरी वाले मामलात जो है वो पनपना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? उस चीज को इस तरह एड्रेस करेंगे कि अगर कोई शख्स रिश्वत देकर किसी को गैर कानूनी दखल दिलवाता है तो ऊपर जो स्पेशल ट्रिब्यूनल बैठा है वो सर्जनिश करेगा, उस DRC के अगेंस्ट लिख के भेजेगा, उस DC के अगेंस्ट लिख के भेजेगा जिसने रिश्वत ली, जिसने पैसे लिए, जिसने कोई भी किक बैक लिया। लिहाजा DRC के अगेंस्ट इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस रखा गया है। चूंकि अब चीफ जस्टिस साहबा ने इसके ऊपर एक्शन लिया, फुल कोर्ट की रिकमेंडेशन भी दे दी गई है, तो मेरे मुताबिक इस लॉ के अंदर जो भी चीजें जो तब्दीलियां और अमेंडमेंट्स नागुज़ीर होंगी वो करनी चाहिए, लेकिन इसे मिनिमाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी इससे कंसर्न है। चूंकि सिविल कोड का वही प्रोसेस है। लास्ट में बात करूंगा, हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने 55,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स के सामने लाखों, हमारी सिविल कोर्ट्स का तो कोई पुरसाने हार नहीं। जजेस को डेली बेसिस पे 150 काज लिस्ट दी जाती है, जिसमें कुछ डेट्स के अंदर जजमेंट्स है। लिहाजा एक अच्छा इकदाम था हुकूमत पंजाब का, अगर इसमें तब्दीलियां कर ली जाएं, बेहतरी कर ली जाए, अदालत की बात भी मान ली जाए, उनका तकद्दम, उनकी तकरीम भी रहे, लेकिन अदालत की जो इंडिपेंडेंसी बार बार ये बात की जाती है या उसकी इंटेग्रिटी जो कंप्रोमाइज हुई वो तो 26 में 27 में आईनी तरमीम में सबसे ज्यादा हुई, तो शायद उसके ऊपर जो है वो भी बेंच बनाना चाहिए। ठीक है वकास, देखते हैं कि ये जो अभी तो इस पे टेम्परेरी एक चीज आई है, लेट्स सी चीज चलती है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।